हेलो गाइस, टुडे करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो बेन गुरियन प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? इजराइल ने अभी गाज़ा पट्टी पर अटैक किया है, वो गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। इससे कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल अपनी जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसका बेन गुरियन प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करना चाहता है कि गाज़ा पट्टी को कब्जे में लेकर। अब ये बेन गुरियन प्रोजेक्ट क्या है? इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1960 में। 1960 में इसके बारे में विचार हुआ था कि इसी प्रोजेक्ट को बनाना है। नाम पड़ा है इनके फाउंडर, इजराइल के फाउंडर है, नाम क्या था जिनका? डेविड बेन गुरियन। उनके नाम पर इसका बेन गुरियन प्रोजेक्ट नाम रखा गया है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, तो क्यों ये रखा जा रहा है प्रोजेक्ट पूरा? तो इसमें क्या होगा कि ये स्वेज कैनाल का अल्टरनेटिव है। स्वेज कैनाल है, उसका अल्टरनेटिव है। दरअसल क्या हुआ था 1960 में, पहले ये स्वेज कैनाल तो थी, ये पहले बन गई थी 1869 में स्वेज कैनाल बन गई थी। तो इससे इजिप्ट को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इस पर जो यूरोप की कंट्री फ्रांस और इजराइल यूके ने मिलकर इजिप्ट पर अटैक भी किया था। तो इजिप्ट से काफ़ी जलते थे ये देश, यूरोपियन कंट्री प्लस इजराइल जलते थे। तो इन्हें इस जो स्वेज कैनाल के विकल्प के रूप में, इसका अल्टरनेटिव के रूप में इन्होंने बेन गुरियन कैनाल बनाने की सोची। तो बेन गुरियन कैनाल कहाँ बनाई जाएगी? यहाँ पर है रेड सी, रेड सी से आगे यहाँ पे गल्फ ऑफ अकावा है। यहाँ से होते हुए यहाँ इजराइल का एक डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम क्या है? नगया डेजर्ट। नगया डेजर्ट से होते हुए ये कैनाल आगे जाएगी मेडिटेरियन सी में। तो ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ेगी, जो कि स्वेज कैनाल भी है, वो भी मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती थी। और ये जो बेन गुरियन कैनाल है ना, ये भी मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ेगी, लेकिन ये इजराइल से होते हुए जाएगी। तो इसमें बेनिफिट क्या है और ये क्यों बनाई जा रही है? इसका बेनिफिट यह है कि देखो, स्वेज कैनाल से इजिप्ट को काफ़ी बेनिफिट है। इजिप्ट की जीडीपी का 2% है ना, वो स्वेज कैनाल से आता है। तो इजराइल चाहता है कि उसको भी बेनिफिट हो, इतना बेनिफिट इजराइल को भी हो। इसमें काफ़ी $100 बिलियन का खर्चा आएगा, $100 बिलियन का खर्चा आएगा। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये आइडिया कम आउट कैनाल बनाई जाएगी और ये जाएगी गल्फ ऑफ अकावा से होती हुई। इजराइल का एक डेजर्ट है, कौन सा? नगेव डेजर्ट है, वहाँ से होती हुई जाएगी। और इजराइल को काफ़ी खर्चा भी आएगा। बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से रूट जाएगा, अगर यहाँ पे वेसल फंस जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो शिप है वो यहाँ से भी जा सकती है। ये फ़ायदे भी हैं इसका, और इजराइल को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। इजराइल का काफ़ी महत्वाकांक्षी भी प्रोजेक्ट है। इसके बारे में पूरा आर्टिकल था, एक बार हिंदी में देख लेते हैं इस आर्टिकल पूरा। बेन गुरियन नहर, बेन गुरियन नहर स्वेज नहर के एक विकल्प के रूप में। न्यूज़ में क्यों है कि इजराइल ने किया है गाज़ा पट्टी पर अटैक और गाज़ा पट्टी को अब कब्जे में ले लिया है। तो लोगों का मानना है कि इजराइल है वो अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बेन गुरियन प्रोजेक्ट, उसे पूरा करना चाहता है। ठीक है, ये न्यूज़ में। अब बेन गुरियन प्रोजेक्ट के बारे में देख लो। ये 1960 में इसके बारे में पहली बार विचार किया था। कल्पना की नाम रखा गया था डेविड गुरियन, जो इजराइल के फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसमें $100 बिलियन की लागत आएगी। ये कहाँ से जाएगा? ये यहाँ से रेड सी है, रेड सी यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, अकाबा से होते हुए आगे इजराइल के अधीन एक डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है? नगेव से होते हुए ये जाएगा मेडिटेरियन सी में। यहाँ पे काफ़ी, और इसमें काफ़ी खर्चा भी आएगा, क्योंकि यहाँ ये जो नहर बनाएंगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी परमाणु विस्फोट वगैरह करेंगे, जिससे ये नहर बनेगी। इतना ईजी नहीं है, तो काफ़ी खर्चा आने वाला है। ठीक है, और रेड सी को जोड़ेगी मेडिटेरियन सी में। और ये है ये स्वेज कैनाल, जो स्वेज कैनाल है जिसका अल्टरनेटिव बना रहा है, ये है बेन गुरियन कैनाल और ये है स्वेज कैनाल। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप याद रखना। अब चलते हैं स्वेज कैनाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो अपन स्वेज कैनाल के बारे में ऑलमोस्ट जानते ही हैं, बट स्वेज कैनाल के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ ले। तो स्वेज कैनाल की जो सबसे पहले बनाई गई थी, स्वेज कैनाल कब बनाई थी? कि 1869 में बनाई गई थी। और ये क्या करती है? मेडिटेरियन सी को जोड़ती है किसी? रेड सी से। ठीक है, और इसमें बेनिफिट क्या है बनाने का? इसमें काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन में भी जो टाइम लगता था, टाइम में भी कमी आई है। 41% दूरी से उसको कम कर दिया है। 1869 में खोली गई थी, 1869 में स्वेज कैनाल को बनाया गया था। मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ठीक है, और वैश्विक व्यापार उसको काफ़ी बढ़ावा दिया है। बेनिफिट क्या है? इसने दूरी थी ना, उसकी 41% दूरी को कम कर दिया। आपको अगर मुंबई से लंदन जाना है, उसमें 41% जो डिस्टेंस था उसको इस स्वेज कैनाल ने कम कर दिया गया। बेनिफिट क्या है कि इजिप्ट की 2% जीडीपी का है ना योगदान स्वेज कैनाल से आता है। काफ़ी बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट बीकॉन के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है? तो BRO है वो कश्मीर में स्थित है अमरनाथ की गुफा को जोड़ने के लिए रोड बना रहा है, इसलिए न्यूज़ में आया प्रोजेक्ट बीकॉन के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1960 में। 1960 में BRO बना था और 1960 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ये क्या करेगा? कश्मीर की कुछ मुख्य एरियाज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज़ है,
उनको आपस में रोड के माध्यम से जोड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, रोड के माध्यम से जोड़ेगा। कश्मीर की इंपॉर्टेंट एरिया को रोड के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेगा प्रोजेक्ट बीकॉन, ठीक है। इसे 1960 में लाया था। अब BRO के बारे में जान लो। BRO की स्थापना भी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। BRO कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम क्या है BRO का? BRO का काम है कि बॉर्डर एरियाज, जो भी बॉर्डर एरियाज है, लाइक नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, BRO का काम है जितने भी बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर के नज़दीक जो भी गांव है, सिटीज़ है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड बनाना और अच्छी व्यवस्था करने का कार्य है। इसलिए काफ़ी अच्छा काम करा है BRO ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और इसका मोटो क्या है? सर्वणम सर्वम साध्यम। इसका मतलब कुछ भी मेहनत करके आप कुछ भी कर सकते हो। सर्वणम सर्वम साध्यम, मेहनत हार्ड वर्क करके आप कुछ भी कर सकते हो, यही इसका मोटो है, ठीक है। अब एक बार हिंदी में देख लो प्रोजेक्ट बीकॉन के बारे में, या प्रोजेक्ट बीकॉन या प्रोजेक्ट बीकन के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? कश्मीर की घाटी है लिद्दर घाटी के ऊपर है अमरनाथ की गुफा, वहाँ तक सड़क बनाने का विस्तार का कार्य कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है। ये पे आप देख सकते हो, तो थोड़ा अपने काम के लिए न्यूज़ में। तो अब जान लो प्रोजेक्ट बीकन के बारे में। UPSC पूछ सकती है प्रोजेक्ट बीकन किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट बीकन 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसको लाया गया था प्रोजेक्ट बीकन को। किसके द्वारा लाया था? BRO के द्वारा। कार्य क्या करेगा? जो कश्मीर की क्षेत्र है ना, वहाँ पे ऐसे बुनियादी, मतलब कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, रोड बनाने का कार्य करेगा और देख रेख रख रखाव का कार्य भी करेगा। अब BRO के बारे में जान लो। BRO 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के साथ साथ इसने प्रोजेक्ट बीकन स्टार्ट कर दिया था। और कार्य क्या है? भारत की जो बॉर्डर एरियाज है ना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बॉर्डर एरिया के जो भी उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड का बनाने के लिए कार्य करेगा। BRO को 2015 में पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय दिन, पहले तो पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय, 2015 में इसे पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया गया है, ठीक है। ये जान लो इसका मोटो क्या, आदर्श वाक्य मोटो क्या है इसका? सर्वेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। कड़ी मेहनत तो ये कर ही रहे हैं, कैसी कैसी जगह पर ये रोड बना लेते हैं, तो कड़ी मेहनत तो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, MOIS सबसे पहले क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मोस्ट मिनिस्ट्री, इसने इस प्रोजेक्ट को लाया है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि इस प्रोजेक्ट को लाया है और इसका रोल क्या है वो हम आप बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रक चल रहा है, 4 व्हीलर चल रहा है ना, उसमें जो ऐसे मतलब जो मिरर वगैरह लगे होते हैं, ये मिरर वगैरह है, तो उसके सामने जब कोई जाता है ना, तो कुछ टेक्नोलॉजी लगी होती है कि उसको डिटेक्ट कर पाए। तो इसी जो सिस्टम है मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया जाएगा ट्रक के आगे या 4 व्हीलर के आगे, जिससे अगर कोई पैदल व्यक्ति जा रहा है, साइकिल जा रही है, 2 व्हीलर कोई जा रहा है, तो इसमें क्या है, जो सिस्टम होगा ना MOIS, वो इसको डिटेक्ट कर देगा और ड्राइवर होगा वहाँ उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपके आगे से कोई जा रहा है, आप ब्रेक लगा दो नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसे इन्फॉर्म करेगा, उसे वार्निंग देगा, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा। जो भी ये पास में है तो वो वार्निंग देगा, जिससे ड्राइवर सचेत हो जाएगा और ब्रेक लगा देगा, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी। ये इसके बारे में मतलब अलर्ट करने का काम है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो अलर्ट करेगा और ड्राइवर को, जिससे एक्सीडेंट कम हो। हिंदी में जान लो आप, सूचना प्रणाली को हटाना, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय, मौत मिनिस्ट्री, ठीक है। 4 पहिए वाहन और वाणिज्य वाहन को पैदल चलने वाले साइकिल के टकराव की संभावना को कम करने के लिए मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, ठीक है। इसमें क्या, कोई पैदल चलने वालों, साइकिल के साथ चलने वालों को टकराव होने वाला है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा ड्राइवर के पास में, और जिससे ड्राइवर ब्रेक लगाएगा और जो खतरा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। MOIS के आसपास में चलने वाले साइकिल उपस्थित ड्राइवर को पता चलेगा और सच्ची मतलब उसको सूचना दी जाएगी, जिससे वो ब्रेक लेगा, जिससे एक्सीडेंट कम हो जाएगा। ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में था, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे और ड्राइवर को वार्निंग भेजेगी, जिससे स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएगा, वो ब्रेक मारेगा तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। और नीड क्यों है कि हमारे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं, दिन मतलब 1 घंटे में 19 डेथ होती है एक्सीडेंट से, इतनी सारी डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से। तो हमारा 2024 का टारगेट भी है, 2024 में हमारा टारगेट है कि हमें ये सब एक्सीडेंट है ना जो हो रहे हैं 2024 तक हमें आधी करनी है इसकी। अभी जो हो रही है उसकी आधी एक्सीडेंट करने 2024 तक, तो इसको घटाना, आंकड़े को कम करना है। तो इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आर्टिकल था पूरा इसके बारे में, हिंदी में आप देख लो। ये तो सेम ही ऐसा टेक्नोलॉजी जो सूचना देगा, और हमारा 19 मौत होती है पर डे, उसको कम करके आधा करना है 2024 तक। और मेन बात, एक सड़क जो दुर्घटना होती है, मतलब एक्सीडेंट होते हैं, उसमें डेथ होने का रीज़न क्या है? एक तो बैक में हीट हो जाता है, अपने पीछे जो बैक होते हैं वहाँ पे लग जाता है, उससे भी डेथ होती है। हिट एंड रन करके जो भाग जाता है उससे भी डेथ होती है। सिर पे लग जाता है उससे भी होता है। एक्सीडेंट के रीज़न तो बहुत सारे, अल्कोहल करते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं, ये सब होता है रीज़न जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आचार्य JB कृपलानी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट जो शख्स है,
और इनका जो इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस, उसमें काफ़ी योगदान रहा। न्यूज़ में क्यों है कि मोदी जी ने इनको बर्थ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट दिया, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। अब इनके बारे में जान लीजिए। इनकी अर्ली लाइफ क्या थी। अर्ली लाइफ वगैरह यूपीएससी तो पूछ नहीं सकते, बट इनका बर्थ हुआ था 1888 में। कहाँ हुआ था? सिंध में, जो हैदराबाद है वहाँ हुआ था। और इन्हें स्कूलिंग की, हिस्ट्री के टीचर भी बने मुजफ्फरनगर कॉलेज में, बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में, गुजरात विद्यापीठ में प्रिंसिपल भी बने थे। इंडिपेंडेंस में क्या इनका रोल था? स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें इनका क्या रोल था? तो इन्होंने 1927 में कांग्रेस ज्वाइन की। गांधी जी के काफ़ी बड़े फॉलोवर भी थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। और चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे जो भी आंदोलन थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया था बढ़ चढ़कर पे, ठीक है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे 1946 में, कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट भी रहे थे। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और जो संविधान सभा की कमेटी थी उसके ये हेड भी रह चुके हैं, ठीक है। ये इनके बारे में, संविधान सभा की वो कमेटी थी उसके हेड भी रह चुके हैं ये, ठीक है। हिंदी में इनके बारे में जान लीजिए। न्यूज़ में क्यों होता कि प्रधानमंत्री जी ने इनको श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। 1888 में इनका हुआ था, बर्थ हुआ था। और इन्होंने मुजफ्फरनगर कॉलेज से अंग्रेजी में इतिहास और इंग्लिश में इन्होंने एजुकेशन दी थी। टीचर भी बने थे, प्रिंसिपल भी बने थे गुजराती विद्यापीठ में। आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? स्वतंत्रता के आंदोलन में 1927 में कांग्रेस ज्वाइन करी थी। और उन्होंने चंपारण है, अस्सी हो गए, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था इन्होंने। 1946 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और गांधी जी के फॉलोवर भी थे ये। और इन्होंने कुछ 1 साल के अंदर बाद में कांग्रेस जो अध्यक्ष पद था उनसे इस्तीफा दे दिया, कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये था इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इनका क्या योगदान था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कमेटी थी, जो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी थी, उनके ये चेयरमैन भी रहे हुए हैं जे बी कृपलानी जी, इसलिए इन्होंने योगदान भी दिए थे। ये इलेक्ट भी हुए थे, कहाँ से? यूनाइटेड प्रोविंस से इलेक्ट भी होके आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने 1951 में अपनी खुद की पार्टी भी बनाई थी, 1951 में इन्होंने खुद की पार्टी भी बनाई थी, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। बाद में ये पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मिल गई थी, ठीक है ना। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी इन्होंने बाद में रिटायरमेंट दे दिया था। ये इलेक्ट भी हुए थे लोकसभा में, एमपी भी बने थे। कितने साल तक? 4 बार ही बने थे, 52 में, 57 में, 63 में और 67 में। 52, 57, 63 और 67 में ये लोकसभा एमपी भी बने थे। 4 बार एमपी बने थे, काफ़ी बड़ा रोल था इनका। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना, सबसे पहले जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था ना, सबसे पहले वो 1963 में आया था। वो जे बी कृपलानी जी भी लेके आए थे, जे बी कृपलानी जी ही लेके आए थे। सबसे पहले नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आया था, कब आया था? 1963 में आया था। और कौन लेके आया था? वो लेके आए थे जे बी कृपलानी जी। इंदिरा गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक थे, इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और इमरजेंसी के दौरान इनको जेल में भी जाना पड़ा था। इनकी ये चीज़ याद रखना, क्या क्या लिखा था इन्होंने, की राइटिंग है ना। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी बुक थी, इनको याद रखना। गांधी एंड हीज थॉट, ये याद रखना। सम स्ट्रेट थॉट, ये भी याद रखना। मतलब माई टाइम्स एंड ऑटोग्राफी याद रखना। गांधी एंड हीज लाइफ एंड थॉट, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है सम स्ट्रेट थॉट। इनकी की राइटिंग को याद रखना आप, यानी की राइटिंग कौन सी है? माई टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, तीसरी सम स्ट्रेट थॉट। ये 3 इनकी की राइटिंग थी, इसको आप याद रखना। हिंदी में देख लो एक बार। संविधान निर्माण में इन्होंने योगदान क्या दिया था? ये जो मौलिक अधिकारों की जो सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। और संविधान सभा में चुने गए थे, संयुक्त प्रांत से योगदान किया था। 1951 में खुद की पार्टी बनाई थी, कृषक मजदूर पार्टी। और बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। 63 में इन्होंने पहला अविश्वास प्रस्ताव, पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन 63 में जे बी कृपलानी जी लेके आए थे। और इंदिरा गांधी के आलोचक थे। 1975 में इनको आपातकाल के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मेरा समय एक आत्मकथा, गांधी जी और उनका जीवन और विचार और भटके हुए विचार, ये इनके प्रमुख लेख थे। इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, वो हमारा आर्टिकल है मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनको भी प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्रिब्यूट दिया है, इसके बारे में है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसके बारे में ये आर्टिकल है पूरा। तो इनकी अर्ली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सऊदी अरब में हुए थे, मक्का सऊदी अरब में पैदा हुए थे, ठीक है। और ये सर सैयद अहमद जो थे ना, उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छा मानते थे, ठीक है ना। और इनके बारे में और बात करें ना, तो ये क्या जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने उर्दू में एक जर्नलिस्ट भी लिखी थी, उर्दू में अल हिलाल, जो कलकत्ता में छपती थी, अल हिलाल उर्दू में लिखी थी इन्होंने, भी बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने थे। कब बने थे? 1923 और
1940 में 2 बार ये अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, गांधी जी के भी फॉलोवर थे। इंडिपेंडेंस में इनका क्या रोल था, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, स्वतंत्रता का आंदोलन, उसमें इनका रोल था कि हाँ, इनका बहुत रोल था। इन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खिलाफत मूवमेंट में रोल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इनमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका क्या रोल था, तो सबसे पहला रोल ये था कि ये इन्होंने खिलाफत जो मूवमेंट हुई थी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और इसलिए इनको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का हेड भी बना दिया गया था। आफ्टर खिलाफत मूवमेंट ये गांधी जी से काफ़ी सिविल डिसओबीडियंस इनिशिएटिव, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, से जुड़ गए। बाद में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौलाना आज़ाद कलाम के बारे में हिंदी में भी आप देख लो, प्रधानमंत्री जी ने जयंती पर इनको याद किया। प्रारंभिक जीवन सऊदी अरब मक्का में इनका जन्म हुआ था। सैयद अहमद खान से ये काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने एक लेख भी लिखा था, अल हिलाल, उर्दू में इन्होंने एक लेख लिखा था अल हिलाल, जो कलकत्ता में प्रकाशित होता था। और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 1923 और 1940 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। खिलाफत आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और एक्टिव होने के कारण इनको भारतीय खिलाफत कमेटी जो थी इनको अध्यक्ष भी बना दिया गया था, प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। महात्मा गांधी से इम्प्रेस्ड हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च जो 1930 में निकली थी, दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में सक्रिय भाग लिया इन्होंने। संविधान निर्माण में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। यूनाइटेड प्रोविंसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य चुने गए थे, और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, और यूनाइटेड प्रोविंसी टिकट से चुनाव जीत गए थे। बाद में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में काफ़ी योगदान दिया, और आज़ादी के बाद में ये बने थे पहले एजुकेशन मिनिस्टर। आज़ादी के बाद में पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इसके बाद इनका क्या योगदान था, तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, आज़ादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इनकी याद में 11 नवंबर को इनका बर्थ है, और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। कब से? 2008 से नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है, जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन को स्थापित बनाने में इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इनका मुख्य रोल था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन बनाने में, इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। ठीक है। इनको 1992 में भारत रत्न भी दिया गया था। के बाद में शिक्षा मंत्री बने ये, और इनकी याद में 2008 से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान को संरक्षित करने के लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR इंडियन कल्चरल रिलेशन परिषद या काउंसिल की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था इन्होंने। ठीक है। और एक स्वतंत्रता सैनिक थे, विद्वान थे। इनके प्रयासों को देखते हुए 1992 में इनको मरने के बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके लेख कौन से थे? इनके प्रमुख लेख थे, एक आत्मकथा लिखी थी इन्होंने, उसके अलावा एक गुबार-ए-खातिर, आज़ादान पाकिस्तान, तज़किरा, 3 इन्होंने प्रमुख लेख लिखे थे। ये इसके बारे में आप याद रखना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्मीनिया एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं कट मारो इसको। अब जान लो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये क्या है। इंडिया, ईरान और रसिया तीनों आपस में मिले, और ये पहले क्यों आया था ये जान लो। इंडिया को अपनी कोई भी वस्तु या चीज़ रसिया भेजनी होती है, रसिया को इंडिया कुछ भी भेजना होता है तो सुएज़ कैनाल से होते हुए यहाँ से भेजना पड़ता है इंडिया को। तो ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग। अब क्या हुआ है, इंडिया, रसिया और ईरान मिलकर एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जिससे यहाँ से होते हुए डायरेक्ट रसिया चीज़ वस्तु को आसानी से डायरेक्ट रसिया भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसे इजीली भेजा जा सकता है। तो अभी इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा गया। अभी कहाँ से जाएगा, इसका पूरा वो क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें पहले यहाँ देखो पानी में जाएगा तो नाव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और फिर या बाई रोड भी जाएगा, कई जगह बाई ट्रेन भी जाएगा, तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वो यूज होंगे, इसलिए टीम मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये 7200 किलोमीटर है, 7,200 किलोमीटर का है। इसका एम है प्रोडक्ट भेजना हो तो रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक तो आप आसानी से भेज सकते हो। ठीक है, इसमें काफ़ी समय बचेगा। मेंबर कंट्री कौन काफ़ी सारे मेंबर कंट्री है, लेकिन ये याद रखना अफगानिस्तान है उसकी मेंबर कंट्री नहीं है। हम अफगानिस्तान से होते हुए जाएगा जरूर, लेकिन अफगानिस्तान मेंबर कंट्री नहीं है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, हिंदी में देख लो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है नहीं वो कौन से इससे देश शामिल है। बहुत सारे देश है, इंडिया है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान मेंबर कंट्री नहीं है। ईरान है, रूस है, अजरबैजान है, आर्मीनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्की है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ओमान है, सीरिया है,
बुल्गारिया है काफ़ी है, और बुल्गारिया इसमें है प्रेवेक्सन मतलब वो नज़र रखेगा इस पर, ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, इसका बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कम होगी, टाइम है वो भी कम होगा, और इससे क्या होगा, रसिया और इंडिया को ईजिली अपनी चीज़ें एक दूसरे को भेजना तो वो भेज सकेंगे। रसिया से इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चीज़ें वापस आसानी से लाया जा सकता है, इसलिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, और इनके मध्य में जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी बढ़ेगा, और इंडिया ईरान रसिया की जो संबंध है वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है इससे। भारत के लिए INSTC का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भारत के लिए क्या महत्व है? भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पहले तो 30% जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो कम होगी। इसके अलावा 40% जो टाइम लगता था वो भी कम लगेगा, क्योंकि 40% स्पीड बढ़ जाएगी। पहले हमें वहाँ से होकर भेजना पड़ता था स्वेज कैनाल से, तो टाइम ज़्यादा लगता था। अब 40% टाइम है वो तेज़ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो अपने एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। कैसी ऊर्जा सुरक्षा में कैसे फ़ायदा मिलेगा कि मध्य पूर्व से हाइड्रोकार्बन है या अन्य खनिज पदार्थ है ना, संसाधन रिसोर्सेज, वहाँ खनिज संसाधनों को भारत तक आसानी से लाया जा सकता है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है।